हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के इस वीडियो क्लास में। तो हमने पिछले वीडियो में बिहार बोर्ड के 8वीं कक्षा इतिहास चैप्टर 1 का कॉन्सेप्ट पढ़े थे। आज के हम इस वीडियो में आपको फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन और आंसर बताएंगे। तो साथियों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट चैप्टर कब, कहाँ और कैसे। इसमें इसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न आए हैं, या तो वो बीच में पूछ दे या अभ्यास के प्रश्न उत्तर हो, उन सभी को मैं सॉल्व करूंगा। इसमें फर्स्ट सेकंड यहाँ पे देख रहे हो फर्स्ट पृष्ठ पर है, उसी प्रकार आपको मैं दिखाता हूँ। फिर आपको यहाँ पे नहीं, फिर आपसे इधर पूछा है एक प्रश्न, इसका भी मैं उत्तर दूंगा। जितने भी मतलब इस अध्याय के अंतर्गत भी प्रश्न हैं उनको मैं सोल्व ही कर दूंगा, और इस तालिका को भी मैं पूरा करूंगा। और फिर जितने भी इस अध्याय में प्रश्न बनते हैं उनको सोल्व करूंगा। तो चलिए हम एक एक कर प्रश्नों को सोल्व करते हैं। तो साथियों, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कब, कहाँ और कैसे। इस पाठ के पृष्ठ 1 में एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि प्राचीन काल में मनुष्य की जिंदगी में आने वाले 5 मुख्य परिवर्तन क्या हो सकते हैं। तो देखिए, पूछा जा रहा है प्रश्न कि प्राचीन काल में मनुष्य की जिंदगी, जो हम लोगों की जिंदगी थी, वो आने वाले 5 मुख्य परिवर्तन क्या हो सकते हैं। तो देखिए, ये 5 मुख्य परिवर्तन इस प्रकार है। सबसे पहला परिवर्तन है कि पहले मनुष्य जंगलों में, पहाड़ियों में रहता था। आप जानते होंगे कि पहले के जो मनुष्य थे वो जंगलों के में, पहाड़ियों में रहते थे। बाद में गांव से कस्बा और कस्बा से शहर बना। यानी कि यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है ना, कि जिंदगी में जो आपका धीरे धीरे वृद्धि हो रहा है, विकास हो रहा है प्राचीन काल से के बाद, उसी को 5 परिवर्तन को आपको बताना है। तो फर्स्ट परिवर्तन तो आप पहले से ही जानते थे, लेकिन सेकेंड जो विकास हुआ कि बाद में गांव से कस्बा और कस्बा से शहर बना। उसके बाद फिर राज्यों की उत्पत्ति हुई, जिसका प्रधान राजा होने लगा। राज्य बाद में साम्राज्य में बदलने लगा। लोगों का जीवन स्थिर हो गया, गांव शहरों पर निर्भर थे और शहर गांव पर निर्भर थे। यही 5 परिवर्तन था। जो सबसे पहला परिवर्तन था, आपको देख रहे हो कि मनुष्य जंगलों में, पहाड़ियों में रहता था। पहले जो मनुष्य रहते थे वो जंगलों और पहाड़ियों में रहते थे। बाद में गांव का विकास हुआ तो गांव में और कस्बा में रहने लगे। फिर राज्यों की उत्पत्ति हुई। धीरे धीरे मतलब जिस प्रकार विकास हुआ, उसी 5 परिवर्तन को आपको लिख देना है। तो मैं इसका उत्तर आपको बता दिया और समझा भी दिया। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों, यहाँ पे प्रश्न 2 में पूछा जा रहा है कि मध्यकाल में सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में आए 5 मुख्य परिवर्तन क्या हो सकते हैं। आपको मैं पहले जो कॉन्सेप्ट बताए थे, अगर वो आप समझ लिए हो तो इसमें एक भी प्रश्न मैं वादा करता हूं कि नहीं छूटेगा, और सभी के सभी आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप पिछला वीडियो हमारा इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट वाला नहीं देखे हो तो जाकर मेरे चैनल पर विजिट कर आप देख सकते हो। उससे जब आप देख लोगे ना तो ये बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। ऐसे तो हम समझाने की बहुत फुल कोशिश कर रहे हैं और गारंटी देता हूं कि समझ में आ ही जाए। देखिए, पृष्ठ 1 में एक दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि मध्यकाल में सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में आए 5 परिवर्तन क्या हो सकते हैं। देखिए, आपको पढ़ाए थे कि जो इतिहास है उसको 3 कालखंडों में बांटा गया, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो मध्यकाल में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में आए 5 परिवर्तन क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम सामाजिक परिवर्तन को समझते हैं। देखिए, यानी कि समाज के जो हुए मध्यकाल में परिवर्तन, उसी को आपको बताना है। तो पहला है परिवर्तन, समाज में सबसे ऊपर बादशाह था। बादशाह या राजा उसी को कहते हैं, जो मतलब सभी चीज में सबसे आगे हो। तो समाज में सबसे ऊपर कौन था? बादशाह था। उसके बाद सरकारी करिंदे थे। देखिए, उसके बाद जो था वो सरकारी करिंदे थे। इसके बाद समाज में व्यापारियों और कारीगरों का वर्ग था। उसके बाद जो धीरे धीरे विकास के बारे में आपको बताना है, तो इसके बाद जो समाज में व्यापारी थे और कारीगर थे, उनका वर्ग था। किसके बाद? सरकारी करिंदों के बाद।
5वां स्थान पर कृषि मजदूर थे, जो खेती में मजदूरी करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, कृषि मजदूर कहते हैं। यानी कि जो धान किसी तरह के फसल काटते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कृषि मजदूर कहते हैं। तो 5वें स्थान पर कौन थे, कृषि मजदूर थे। उसके बाद इसमें एक प्रश्न और पूछा गया था कि मध्यकाल में आए 5 राजनीतिक परिवर्तन क्या था। दूसरा प्रश्न में यह भी था कि सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन दोनों बताएं मध्यकाल में, तो वो तो सामाजिक था। अब ये राजनीतिक परिवर्तन कौन कौन से, सबसे ऊपर पहला जो है राजनीतिक परिवर्तन कि सबसे ऊपर राजा या बादशाह था। बादशाह के नीचे कौन थे, दरबारी थे। और इसके बाद सैनिकों का स्थान था, जो दरबारी थे बादशाह का, जो दरवाजे पर खड़ा रहते हैं। उसके बाद सैनिकों का स्थान, जो सैनिक थे वहां के, उसका स्थान था। यानी कि समझ लीजिए उस समय सैनिक से भी बड़ा कौन था, दरबारी था। कर वसूलना भी इन्हीं के अधीन था, और जो कर वसूलता था वो सैनिक नहीं वसूलते थे कर, या लगान उसी को कहते हैं। चौथे नंबर पर कोतवाल थे। कोतवाल अब आप नहीं समझ रहे हो, तो कोतवाल वे होते हैं जो राजा के कुछ महत्वपूर्ण बातों उन्हें सोचने समझने के लिए बोलते हैं, तो वही क्या होते हैं, कोतवाल। यानी कि राय जो देता है ना कि ऐसा आप काम करिए, वही क्या होता है, कोतवाल। कोतवाल के नीचे कौन थे, सिपाही थे। कोतवाल के नीचे उसके सिपाही थे, किसके, कोतवाल के भी सिपाही थे, तो वो उसके नीचे हो गए। उसके बाद जो पृष्ठ 3 पे आपसे प्रश्न पूछा गया था कि साम्राज्यवाद क्या है, तो साथियों सैनिक अथवा कूटनीतिक के बल पर किसी अन्य देशों पर अधिकार जमा लेना क्या कहलाता है, साम्राज्यवाद कहलाता है। देखिए आप या तो सैनिक आपके पास ज्यादा है, या कूटनीतिक यानी कि कूटनीतिक राजनीति करके आप किसी देश को दबा रहे और उस पर अपना अधिकार जमा लिया, तो वही क्या कहलाएगा, साम्राज्यवाद कहलाएगा। भारत 1947 तक ब्रिटिश साम्राज्य का एक भाग था, आप जानते होंगे पहले से। उसके बाद पृष्ठ 5 पर एक प्रश्न हमसे यह भी पूछा गया कि आधुनिक काल का आरंभ कब से माना जाता है। तो साथियों आपको बता दें कि 18वीं शताब्दी के पहले, अर्थात 1750 1800 के पहले, यानी कि 1750 ईस्वी से आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है। प्रिय साथियों इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 5 जो पेज नंबर 7 में पूछा गया है कि इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करें या क्यों करते हैं। तो साथियों इतिहास की सुविधा के लिए इतिहास के 3 कालखंडों में बांटा गया, क्योंकि अगर हमें आधुनिक काल, देखिए इतिहास की सुविधा के लिए हम क्या इतिहास को कितने कालखंडों में बांटते हैं, 3 कालखंडों में। एक तो आपको मैं बताए थे पहले, आधुनिक मध्य और एक प्राचीन, यानी कि 3 कालखंडों में, आधुनिक मध्य और एक प्राचीन, ये 3 कालखंड जो आपको बताए थे, इसी में हम इतिहास इसलिए बांटे क्योंकि इतिहास की सुविधा के लिए हम ये 3 कालखंडों में बांटे, क्योंकि अगर हमें आधुनिक काल में अगर पता करना हो तो इसमें चले जाएंगे इस तरह के बुक में और इसके बारे में अध्ययन करेंगे तो हमें आसानी से पता चल जाएगा। इसीलिए हम इतिहास के सुविधा के लिए इतिहास को कितने कालखंड में बांटे, 3 कालखंडों में। यहाँ पे जो बताया जा रहा है, क्योंकि अगर हमें आधुनिक काल, प्राचीन और मध्य काल में किसी एक काल में अगर हमको घटित घटना मालूम करना हो तो हम आसानी से कर सकते हैं। अगर ये 3 कालखंड में बटा रहेगा तो हम किसी एक की पता करना हो तो हम आसानी से पता कर सकते हैं। उसके बाद देखिए छात्रों यहाँ पर एक प्रश्न है कि प्राचीन काल एवं मध्यकाल के कुछ ऐतिहासिक स्रोत जो है उसको स्मरण करते हुए निम्न तालिका को आपको भरना है। इसको भरना है जो नीचे दिया गया, निम्न माने नीचे दिया हुआ, इस तालिका को आपको भरना है। एक आपको करके बता दिया है, शिलालेख जो है वो पांडुलिपि, जो मध्यकाल में पांडुलिपि थी और प्राचीन काल में क्या था, शिलालेख। उसके बाद दूसरा में आप लिख देना कि पत्थर के हथियार। तो ये जो पत्थर के हथियार थे वो प्राचीन काल में थे एक स्रोत, और मध्यकाल में ताम्रपत्र पर लिखी सामग्री। उसके बाद आप थर्ड में लिखना कि मानव निवास की खोहों के चित्र, जो खोहा थे मानव निवास के उसका चित्र। और मध्यकाल में क्या था, ऐतिहासिक स्रोत ताम्रपत्र पर लिखे अभिलेख। उसके बाद फोर्थ में आप लिखना मिट्टी के बर्तन
क्या प्राचीन काल में मिट्टी के बर्तन थे, जबकि मध्यकाल में जो थे वो धातु के सिक्के हुए। यानी कि प्राचीन काल के अगर हम तुलना करें मध्यकाल से तो ये विकसित है मध्यकाल। देखिए प्राचीन काल में शिलालेख था तो यहाँ पे पांडुलिपि हो गया। दूसरा में अगर हम भर दें पत्थर के हथियार तो उसके बाद यहाँ पे मध्यकाल में हो जाता है ताम्रपत्र भोजन पर लिखी सामग्री। यानी कि इसके अपेक्षा कुछ ये बेहतर है। उसके बाद फोर्थ में है मिट्टी के बर्तन तो यहाँ पे धातु के सिक्का। फिफ्थ में लिखना कि पत्थर की बनी इमारतों के अवशेष, और यहाँ पे लिखा जाएगा युद्धक हथियार। पहले जो बनता था हथियार वो पत्थर की बने इमारत जो होते हैं उससे बनाया जाता था। एक तरह से हम कह सकते हैं कि युद्ध करने वाला हथियार। लेकिन अब जो है मध्यकाल में वो डायरेक्ट युद्धक हथियार आ गया, युद्ध करने वाला हथियार, बम, गोला बहुत सा आ गया। तो आप इस प्रकार पूर्ति कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत में पहली और आखिरी जनगणना कब हुई। आखिर जनगणना में पूछे गए कुछ सवालों को अपने शिक्षकों की मदद से इकट्ठा करें। तो इसे आपको बताना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप ये बता सकते हो कि भारत में जो पहली और आखिरी जनगणना हुई थी वो कब हुई थी। 1881 ईस्वी में हुई थी। याद रखना 1881 ईस्वी में हुई थी पहली जनगणना। उसके बाद आखिरी जो जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी। भारत में पहली कब हुई थी 1881 में, और आखिरी जो हुई थी वो आपका हुई थी 2011 ईस्वी में। 2011 ईस्वी में जनगणना हुई थी। आखिर जनगणना में पूछे गए आपका हम सवाल की बात करें तो परिवार में व्यक्तियों की संख्या। आखिर जनगणना में पूछे गए सवालों की शिक्षकों की देखिए सवाल में वहां पे पूछा जाता था, जनगणना में जो ये पूछा जाता था कि आपकी परिवारों की व्यक्तियों की संख्या कितनी है, उनकी शिक्षा स्तर कैसी है, आय का जरिया उनका क्या है, फिर मैंने कमाए रुपये पैसे कमाने की जरिया, वार्षिक आय क्या है, ये सब जनगणना में पूछी जाती है। प्रिय साथियों, उसके बाद आपका अभ्यास का प्रश्न और उनके उत्तर आते हैं, जिनमें पहला कि रिक्त स्थानों को भरिए। का में पूछा गया है कि पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य था अधिक से अधिक क्या लाभ कमाना था। क्यों? क्योंकि आपको मैं कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था कि जो पूंजीपति होते थे ना वो किसी देश के ज्यादातर संसाधनों को अपने कब्जे में कर कर उससे मुनाफा कमा रहा था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य क्या था, अधिक से अधिक लाभ कमाना। का में बोल रहा है 15वीं शताब्दी में एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई जिसे हम क्या कहते हैं, पुनः जागरण। 15वीं जो नए आंदोलन बना था वो क्या बना था, पुनः जागरण। मशीनों से वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, औद्योगिक क्रांति कहते हैं। यानी कि उसी समय ना उद्योगों का क्रांति हुआ, युद्ध हुआ, मशीन के वस्तुओं से उत्पादन होने लगी, तो आधुनिक युग का फिर निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे लिख देना औद्योगिक क्रांति। उसके बाद में सरकारी दस्तावेज को सुरक्षित रखा। किसमें सरकारी दस्तावेज को सुरक्षित रखा जाता है, तो अभिलेखागार में। इसके बाद मैं आपको एक प्रश्न बताऊंगा, उसमें भी आप देखिएगा, मैं इसके बारे में पूरा एकदम डिटेल से समझाऊंगा। समय के साथ देश और राज्य भी भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तित होते रहते हैं। देखिए समय के साथ साथ देश और राज्य भी भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तित होते रहते। देखिए जो हमारा पेड़ पौधा है, भौगोलिक मतलब होता है जो हमारा पृथ्वी है उस पे जितने भी संसाधन है उसकी सीमा में परिवर्तन होते रहते। यही बात यहाँ पे बताया जा रहा है। तो आप लिख देना भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन होते रहता है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा प्रश्न आपका आता है कि सही और गलत बताइए। वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है प्रश्न प्रस्तुत कर प्रयोग द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। क्या सही है? तो हाँ सही है, क्योंकि वैज्ञानिक जो पद्धति का अर्थ ही होता है प्रश्न प्रस्तुत कर प्रयोग द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है तो आप किसी प्रयोग का मतलब कोई ऐसा अगल बगल की प्रयोग कर लेना जिससे इस प्रश्न का आपको समझाने में हेल्प मिल जाए। खा में पूछा जा रहा है कि अंग्रेज इतिहास जेम्स मिल का भारतीय इतिहास का धर्म के आधार पर बांटना उचित था। तो ये तो गलत है जी, उचित नहीं था। वहां पे जो बताया जा रहा था कि अंग्रेज इतिहासकार जेम्स मिल का भारतीय इतिहास के धर्म के आधार पर बांटना उचित था, तो नहीं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद वहां के लोगों ने गणतंत्र प्रणाली की शुरुआत नहीं की थी ना जी, ये तो गलत है, बिल्कुल गलत। की थी तो यहाँ पे लिख दिया गया है नहीं की। घ में ऐतिहासिक स्रोतों से एक आम आदमी के बारे में भी जानकारी मिलती, यह भी गलत है।
आजादी के पहले हमारे देश की जो भौगोलिक सीमा थी आजादी के बाद भी वहीं रह गई। ये तो एकदम गलत है। जब आजादी हुई तो हमारे देश की जो भौगोलिक सीमा थी वो आजादी के बाद भी वहीं रह गई? नहीं, क्योंकि अब हमारे देश बहुत से देश में विभाजित हो गई है, जिसके कारण अलग अलग भौगोलिक सीमा बदल गई है, इसीलिए ये प्रश्न गलत है। उसके बाद यहाँ पे आइए विचार करें, इन सभी प्रश्नों को हम एक एक कर आपको कॉपी पर लिख कर और आंसर सहित समझाने की कोशिश करते ही नहीं बल्कि पूर्ण रूपेण समझाता हूँ। तो साथियों यहाँ पे आइए विचार करें में फर्स्ट प्रश्न है कि मध्यकाल और आधुनिक काल के ऐतिहासिक स्रोतों में आप क्या फर्क पाते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। देखिए प्रश्न अगर आप समझ जाते हो ना तो उत्तर देना कुछ भी नहीं है। कह रहा है मध्यकाल और आधुनिक काल। जो मध्यकाल हुआ और आधुनिक काल हुआ इसमें ऐतिहासिक स्रोत में आप क्या फर्क पाते हैं? तो आपको मैं बता दूं, इसका उदाहरण भी आपको देना है। तो मध्यकाल के ऐतिहासिक स्रोत उस समय उपयोग किए जाने वाले युद्धक हथियार तलवार, कटार, बर्छा आदि थे। देखिए जो मध्यकाल था उस समय हमारे यहाँ युद्धक हथियार में तलवार था, कटार था, बर्छा था आदि था। लेकिन अब हम आधुनिक काल की बात करें तो अब तो आप जानते ही होंगे तोप आ गई है, बहुत सारी मिसाइलें आ गई है। तो ये है स्रोत मध्यकाल की और आधुनिक काल की। इस काल के सिक्कों से भी इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। देखिए आप बुद्ध भगवान का पटना में आप देख सकते हो कुछ सिक्के पहले का जो है वो रखा हुआ है, इससे भी इतिहास का मध्यकाल का पता चलता है। कागज के आविष्कार हो जाने के कारण बहुत से ग्रंथ भी लिखे गए। देखिए आधुनिक काल में कागज का विकास हुआ यानी कि आविष्कार हुआ, इसके बाद हमारे जो ग्रंथ, बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, वेद लिखे गए। मशीनों का कोई नाम भी नहीं जानता था मध्यकाल में। आधुनिक काल के यदि हम बात करें तो आधुनिक काल के इतिहास के स्रोतों की संख्या बढ़ने लगी। देखिए अब तो जो आधुनिक काल है वहां तो प्रशासन अब चलने लगी है। प्रशासन के क्षेत्र में गणतंत्र का पहिया बहने लगा है। आंदोलन और सत्याग्रह महात्मा गांधी के देन है। आप जानते ही होंगे ये सब बात कि मशीन आधुनिक काल में ही बनी। जो बहुत सा मशीन है तरह तरह के वो आधुनिक काल में ही बनी। उसके बाद आवागमन की जो तेज वाहनों का विकास हुआ, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, रेल, हवाई जहाज जैसे वाहन प्रकाश में आए। देखिए यानी कि हम यहाँ पे पूर्ण रूपेण आपको बता दें कि मध्यकाल और यहाँ पे आधुनिक काल की बात की गई है। तो मध्यकाल में कुछ परिवर्तन हम कह सकते हैं। तो उनकी युद्धक हथियार थोड़ा कमजोर था, लेकिन अब का तो तोप आ गया है। यही सब इनका मुख्य रूप से क्या है, स्रोत अलग अलग हैं। आपको उदाहरण भी मैं बता दिया हूं, आप इसको कवर कर लेना। कवर ही नहीं दोस्तों, आप याद कर लेना। उसके बाद यहाँ पे दूसरा प्रश्न है कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस प्रकार काल खंडों में बांटा उससे आप कहां तक सहमत हैं? तो हम तो एकदम नहीं सहमत हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जेम्स ने क्या किया कि किसी भी स्थिति में किसी तरह सहमत मैं नहीं हूं। अब कहिए क्यों नहीं सर? तो देखिए किसी जाति के आधार पर अगर आप ऐतिहासिक काल खंडों को बांटते हो तो बहुत गलत बात है भाई। क्योंकि एक जात को आप प्रेरणा दे रहे हो और एक जात को आप सीधे डुबा रहे हो कुआं में, तो ये गलत बात है। ऐसा नहीं किया जा सकता कि आप जातिगत व्यवस्था के आधार पर कह सकते हो कि ये दबा हुआ है जातीय और ये उठा हुआ है, ऐसा नहीं बोलना। इसीलिए मैं क्या इसको जेम्स मिल की जो भारतीय इतिहास की जिस प्रकार कालखंड में बांटा उसे हम एकदम नहीं सहमत। उसके बाद तीसरा है यहाँ पे सरकारी दस्तावेज को हम कैसे और कहां कहां सुरक्षित रख सकते हैं। देखिए आपको रिक्त स्थान में भी एक आया था प्रश्न, उसी को भी मैं इसी में समझाने वाला हूँ। तो साथियों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सरकारी जो दस्तावेज है उसको हम कैसे और कहां कहां सुरक्षित रख सकते हैं। तो साथियों सरकार दस्तावेज को दिमकहीन स्थानों में अवस्थित अभिलेखागारों में रखा जाता है। देखिए जो सरकारी दस्तावेज होते हैं ना बाबू, उसको दिमकहीन, यहाँ यानी कि जहाँ पे दिमक दिया जिसे आप देहाती भाषा में बोलते हो, उन वहां पे जहाँ पे दिमक नहीं लगती है उस स्थान पे अवस्थित अभिलेखागार में रख दिया जाता है।
इतना ही नहीं, हर जिले में सरकारी अबलेगार होते हैं। आपको पता होगा तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप शिक्षक से अपना पता करना स्कूल के कि सर हमारे जिले में भी कोई सरकारी अभिलेखगार हैं, तो बताएंगे कि हाँ एक हैं। यानी कि हर जिला में एक एक अभिलेखगार होते हैं। सरकार का एक कागज रिकॉर्ड के रूप में वहां रखा जाता है। एक एक जो कागज है उसको रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है। कहाँ? सरकारी अभिलेखगार में। इसके अलावा एसडीओ के दफ्तर, कलेक्टर के दफ्तर तथा कमिश्नर के दफ्तर में भी रिकॉर्ड रूम होते हैं। वहां कभी कभी किसी समय कागज देखा जा सकता है। देखिए, इसके अलावा आपको बता दें कि आप एसडीओ के दफ्तर में, कलेक्टर के दफ्तर में, उसके बाद कमिश्नर के दफ्तर में भी आप रिकॉर्ड रूम होते हैं। सभी के जो आपको दफ्तर वाला बताएं उन सभी के पास एक रिकॉर्ड रूम होता है। वहां कहीं भी और कभी भी किसी समय का कागज देखा जा सकता है। ये आप याद रखना, वहां कभी भी किसी समय का कागज देखा जा सकता है। कहाँ? जो ये दफ्तर है वहां। तो आपका एक रिक्त स्थान में पूछा गया था कि कहाँ रखा जाता है। देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या पूछा गया था कि में सरकारी दस्तावेज को सुरक्षित रखा जाता है। किसमें? तो अभिलेखगार में। सिंपल सी बात, यही तो अभिलेखगार में ही नहीं हम सरकारी दस्तावेज को रखते हैं। उसके बाद साथियों आपका चौथा प्रश्न इसमें पूछ दिया गया है कि यूरोप में हुए परिवर्तन किस प्रकार आधुनिक काल के निर्माण में सहायक हुए। तो यूरोप में मुख्यतः दो परिवर्तन हुए। पहला हुआ था पुनर्जागरण आंदोलन और दूसरा जो आपका हुआ था वो औद्योगिक क्रांति। अब एक को हम समझाते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है यूरोप में हुए परिवर्तन। पहले तो पूरा यूरोप में ही ना पूरे देश आते थे, तो वहां पे जो परिवर्तन हुआ वो किस प्रकार आधुनिक काल जो अभी का काल है उसका निर्माण करने में सहायक हुआ, यही प्रश्न पूछ रहा है। इसको मैं उत्तर इस प्रकार से दे सकते हैं। यूरोप में मुख्य दो परिवर्तन हुए, पहला पूर्ण जागरण आंदोलन और दूसरा औद्योगिक क्रांति। तो पूर्ण जागरण आंदोलन के कारण ही आधुनिक काल का निर्माण कैसे हुआ आपको समझाते हैं। देखिए आधुनिक काल में परिवर्तनों का आरंभ यूरोप में हुए पूर्ण जागरण आंदोलन से हुआ। इस आंदोलन की विशेषता थी कि सदियों से चलते आ रहे राजाओं की मनमानी और तानाशाही के विरुद्ध आवाज उठाई गई। जो बहुत सारे मनमानी राजा थे, तानाशाही, उन सभी पे आवाज उठाया गया। किसमें? पुनः जागरण आंदोलन के कारण। उसके बाद तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि आधुनिक काल जब उसको दबा ही दिया गया तो आधुनिक काल का निर्माण हो जाएगा। सिंपल सी बात। दूसरा है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति, उद्योगों में सस्ता और अधिक सामान कम अवधि में ही बनने लगे। देखिए जो यूरोप में परिवर्तन हुआ उस समय उद्योगों में सस्ता और अधिक सामान कम अवधि में ही बनने लगे। जब ऐसा होगा कि सस्ता भी रहेगा और अधिक सामान भी रहेगा और कम समय में बनने लगेगा, तो इससे जो वहां की मजदूर वो दूसरे जगह भटकने लगेंगे, क्योंकि वहां पे जब जल्द जल्द बन रही है तो वो काम खोजने के लिए क्या मजदूर भटकने लगेंगे। क्यों भटकने लगे? क्योंकि वहां पे जो सामान जल्द जब बनाई जा रही है तो आप समझ रहे हो कि मशीन से बनाया जाता हो, तो जब मशीन से बनाया जाएगा तो ये मजदूर लोग भटकने लगे, जिससे भी हमारा आधुनिक इसके विरोध करने लगे। तो आधुनिक काल का निर्माण हुआ। क्या? आधुनिक काल का निर्माण हुआ। जब इसका भी विरोध कर दिया औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप, जब ये विरोध किया मजदूर लोग, तो इससे भी आधुनिक काल का निर्माण हुआ। और पूर्ण जागरण आंदोलन के कारण जो राजाएं थे उनका मनमानी और तानाशाही के विरुद्ध आवाज उठाई। ये दोनों बात को जब विरोध करने लगे तो इसी के कारण हमारा आधुनिक काल का निर्माण होने लगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि इस लेसन से संबंधित कुछ ऐसा भी प्रश्न है जो आपको कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है। कंपटीशन मतलब होता है बाबू जो आपका आने वाला भविष्य है, उस भविष्य को आप उज्जवल बनाने के लिए जो नौकरी लोग कहते हैं गाँव में कि नौकरी ले लो, उसी के लिए आपको इस प्रश्न को याद करना होगा। तो आप किसी भी डिफेंस लाइन में भी जा सकते हो, जैसे आर्मी हुआ, ग्रुप डी हो गया, बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं कम्पिटिटिव, उसमें भी आप जा सकते हो।
इस तरह का अगर हम हर एक लेसन में आपको समझाएं तो इससे भी आप जा सकते हैं। फर्स्ट है इतिहास को, आखिरकार देखिए जो कंपटीशन होता है ना उसमें 7 से ही 10 का सिलेबस रहता है। 7 से जो 10 का मुख्य टॉपिक होता है उसी को उठा लिया जाता है और उससे प्रश्न बना दिया जाता है। आखिरकार वो प्रश्न कहाँ से बनाएंगे जब किताब में ही हम लोग को किस लिए बताया गया, ताकि बच्चा शुरू से वो समझे और समझकर लास्ट में उन सभी को कंक्लूजन को दूर करने के लिए एक बार पूरे को टॉपिक को समझ लेगा और इससे एग्जाम को कह सकते हैं पास कर जाएगा। तो इसमें पहला प्रश्न है इतिहास को उबाऊ विषय क्यों माना जाता है। तो बच्चों आप जानते हो कि इतिहास को उबाऊ विषय इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें डेट यानी कि जो तारीख है उसको रटना पड़ता है, रट्टा मारना पड़ता है आपको, इसीलिए आपको उबाऊ लगता होगा इतिहास। दूसरा प्रश्न है क्या इतिहास में तारीख याद रखना आवश्यक है। तो नहीं बाबू, सिर्फ यहाँ याद आप रखना कि किस काम के बाद कौन काम हुआ, यही आप याद रखना, ये महत्वपूर्ण है। चौथा जो प्रश्न है कि जेम्स मिल कौन था। तो स्कॉटलैंड का एक अर्थशास्त्री था। कौन? स्कॉटलैंड यहाँ पे होगा। जेम्स मिल कौन था? तो स्कॉटलैंड का एक अर्थशास्त्री था या राजनीतिक दार्शनिक भी था ये, लेकिन मैं एक ही पॉइंट लिखा हूं यहाँ पे, आप याद रखना स्कॉटलैंड का एक अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक भी था। जेम्स मिल ने कौन सी बुक लिखी। तो जेम्स मिल ने ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक बुक का लिखा। और इतना ही नहीं, आपको हम बता दें कि इस जो बुक है ये बुक, इसमें आपका ब्रिटिश इंडिया के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया? ब्रिटिश इंडिया के बारे में। और इसे हम हिंदी में ब्रिटिश भारत का इतिहास भी कह सकते हैं। जो ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया है इसको हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं ब्रिटिश भारत का इतिहास, यानी कि ब्रिटिश भारत का जो इतिहास है ना, इससे यह भी हम लिख सकते हैं इसके बदले में कि ब्रिटिश इतिहास भारत का, या कह सकते हैं ब्रिटिश भारत का इतिहास बुक नामक जेम्स मिल ने लिखा। कौन सी बुक लिखा? तो ब्रिटिश भारत इतिहास या ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक लिखी। तो साथियों इस प्रकार एक फुल चैप्टर मैं कंप्लीट करा दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि कैसा आपको ये वीडियो लगा। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।